अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी है कि एक नई एपिसोड के साथ मैं आपकी होस्ट मुबशरा हाफिज़ आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह डॉक्टर वकास अजीज़ साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपी के ऊपर, जो कि एक सर्जरी प्रोसीजर है, और उस पर मज़ीद डिस्कशन के लिए हम लोग जाते हैं अपने डॉक्टर साहब की तरफ। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे ब्रीफ़ कीजिएगा कि लेप्रोस्कोपी एक्चुअली है क्या? बेसिकली लेप्रोस्कोपी, इसको हम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी भी कहते हैं। इस सर्जरी में आप ओपन जो कन्वेंशनल सर्जरीज़ हैं, कट नहीं लगाते बड़े बड़े, इसमें छोटे छोटे कट लगा के उसी की मदद से, कैमरे की मदद से, और ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। उसकी मदद से हम किसी भी ऑर्गन पे जो बॉडी के अंदर है, जो हमारे एब्डोमेन के अंदर है, उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि इस सर्जरी का गोल क्या है? बेसिकली व्हाई डू यू एडवाइज दिस सर्जरी? देखिए, जो भी हम चीज़ करते हैं उसके पीछे एक साइंस होती है, ठीक है। जैसे कि पुराने दौर थे, आप ओपन करते थे और बड़े बड़े कट्स होते थे। कहा जाता था कि बिगर सर्जन्स गिव बिगर इंसिजन्स, कि जितना बड़ा सर्जन होगा उतना ही बड़ा वो कट देगा। लेकिन ये बात अब किसी हद तक ख़त्म हो चुकी है। हम लोग जाते हैं कि छोटे से छोटे इंसिजन से हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं। उसके दो फ़ायदे हैं, गोल्स जो आप उनकी बात कर रहे हैं। एक तो ये है कि उसमें मिनिमली इन्वेसिव है, स्कार कॉस्मेसिस जो है, आजकल आप देखते हैं कि हर बंदा अपनी जो आउटलुक है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है कि जी बड़ा कट ना हो, ये ना हो, वो ना हो, और अच्छा लगना चाहता है, खूबसूरत नज़र आना चाहता है। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा स्कार आ गया है तो जाहिर सी बात है आपकी खूबसूरती में थोड़ी सी कमी आ जाती है। और एक साइकोलॉजिकली भी आपको होता है कि मेरे बॉडी पे इतना बड़ा कट लगा हुआ है। तो ये चीज़ है। दूसरी ये कि इससे जो रिकवरी है वो बड़ी क्विक होती है। जाहिर सी बात है, अगर आप एक बड़ा इंसिजन दे रहे हैं और उसके मुकाबले में अगर छोटे छोटे इंसिजन्स दे के कैमरे की मदद से कर रहे हैं, तो आपकी जो रिकवरी टाइम है वो इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरी बात, आजकल के जो दौर है उसमें हम चाहते हैं कि जो भी आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं वो जल्द से जल्द अपने काम पे जाए, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो इनकम है वो भी सफ़र करेगी, और उस इनकम के कम होने की वजह से उसकी जो फैमिली है वो भी सफ़र करेगी। तो अर्ली टू वर्क भी एक गोल है हमारा, कि हम अपने पेशेंट को फैसिलिटेट करें कि वो जल्द से जल्द अपनी नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक काम अपना शुरू कर दें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लेप्रोस्कोपी है ये कोई लेज़र प्रोसीजर है या कोई मशीन स्पेसिफिक यूज़ की जाती है? स्टिच आउट किया जाता है उन छोटे छोटे स्कार्स को भी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, वो थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। बेसिकली एक लेप्रोस्कोपी में लेज़र का कोई अमल दखल नहीं है। ये एक लेप्रोस्कोपिक टावर होता है जिसमें एक मॉनिटर होता है, एक इसमें कैमरा यूनिट होता है, एक लाइट सोर्स होती है। इसके अलावा एक इंसफ्लेटर एक डिवाइस होती है जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम पेट के अंदर इंसफ्लेट करते हैं, जिससे हमें पेट के अंदर चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं। तो ये बेसिकली एक कह लें कि एक इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हम यूज़ करते हैं अंदर देखने के लिए। इसमें इस सर्जरी की खूबसूरती ये है कि इसमें आप के हाथ पेशेंट के पेट के अंदर नहीं होते, उसमें आप बाहर से खड़े होकर मॉनिटर को देख रहे हैं और आप अपनी सर्जरी कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ वीडियो गेम। ठीक है। अगर अब जिस तरह आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनी हुई होती है कि आप बटन्स को नहीं देख रहे, आप स्क्रीन को देख के अपनी गेम खेल रहे हैं। इसी तरह ये होता है कि जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप पेशेंट की तरफ नहीं देख रहे, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इस पे आपका व्यू इतना अच्छा होता है कि आपको ओपन सर्जरी से ज़्यादा बेहतर व्यू नज़र आता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि विच काइंड ऑफ एनेस्थीसिया डू यू रिक्वायर्ड फॉर लेप्रोस्कोपी? किस तरह का एनेस्थीसिया आप लेप्रोस्कोपी के लिए जो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वो एक जनरल एनेस्थीसिया होता है जो कि कंप्लीट बेहोशी होती है, उसमें किया जाता है। क्योंकि उसमें आपने पेशेंट की कट भी लगाना है, उसके पेट के अंदर गैस को भी भरना है। अगर वो गैस आप भरते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो बहुत पेनफुल होता है, तो इसलिए उसके लिए मुकम्मल बेहोशी चाहिए और पेशेंट को रिलैक्स भी होना ज़रूरी है, जो कि मुकम्मल बेहोशी के अलावा पॉसिबल नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल मुकम्मल बेहोशी में ही किया जाता है इसको। क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो आप पेशेंट को लेप्रोस्कोपी से पहले देते हैं कि उसको ये सब कुछ करके आना पड़ेगा ऑपरेशन से पहले? देखिए,
वो तो ऑपरेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हर तरह का ऑपरेशन जो है वो लेप्रोस्कोपिक पॉसिबल है, आजकल किए जाते हैं, ठीक है। आप गॉल ब्लैडर की बात करें, आप अपेंडिक्स की बात करें, आप हर्नियास की बात करें, आप इंसिजनल हर्नियास की बात करें, इसके अलावा आप इंटेस्टाइन की बात करें, स्टमक की बात करें, वेट लॉस सर्जरी, ये तमाम सर्जरीज़ जो हैं लेप्रोस्कोपिकली की जाती हैं हमारे यहाँ। और इसके अलावा आप ये देखें कि जी लेप्रोस्कोपी जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपने जो पेशेंट को एहतियात बतानी है वही जो बेहोशी के मुतालिक है कि आपने तकरीबन 6 से 8 घंटे फास्टिंग में आना है, और इसके अलावा कुछ बेसलाइन आपकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, आपके ब्लड के टेस्ट होते हैं, सीने का एक्सरे होता है, और हर डिज़ीज़ से रिलेटेड कुछ ख़ास जो हमारे टेस्ट होते हैं वो हम रिकमेंड करते हैं। वो सब देखने के बाद और फिर हम अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से, जो कि बेहोशी के माहिर डॉक्टर होते हैं, उनसे इनको मिलवाते हैं। तो ये इट्स अ टीम वर्क। इस टीम वर्क के थ्रू जो है पेशेंट जब रेडी हो जाता है तो फिर हम इनको सर्जरी के लिए लेकर आते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब कोई डायबिटिक पेशेंट आपके पास आ रहा है और उसकी लेप्रोस्कोपी आपको करना पड़ती है, तो डायबिटिक्स के लिए क्या एहतियाती तदाबीर होंगे, क्योंकि उनका तो ज़ख़म हील होना काफ़ी टाइम लेता है? देखिए, बात ये है कि ये ज़ख़म हील होने में टाइम ले रहा है, या अगर तो आपकी शुगर कंट्रोल में है तो आप किसी भी किस्म की सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, उनको डायबिटीज़ भी होती है, उनको हाइपरटेंशन भी होती है, तो हमारा मकसद यही होता है कि जो हम अपनी टीम को दिखाते हैं, बेहोशी वाले डॉक्टर को दिखाते हैं, तो हम इनको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। बेसिकली आपने पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब ये है कि आपने उनको जो बेस्ट पॉसिबल उनकी जो कंडीशन है उस पर लेकर आना है और फिर सर्जरी करनी है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी इमरजेंसी सर्जरीज होती हैं, या जो सर्जरी होती है वो इनएविटेबल होती है, आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। जब आप उसको रोक नहीं सकते, आपने करनी भी है, तो आपने पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ करके उस लेवल पर लेकर आना है जहाँ पर जाकर उसकी लेप्रोस्कोपी या उसको बेहोशी दी जा सकती है। तो ये इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी डायबिटिक है तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, या हाइपरटेंशन है तो नहीं करेंगे। करनी है, इंडिकेशन है तो करनी है, ठीक है। मतलब मॉनिटर कर रही होती है? जी बिल्कुल, मॉनिटर, बिल्कुल बिल्कुल, जी, जिसमें आपके फिजिशियंस भी आ जाते हैं, जी बिल्कुल भी आ जाते हैं, सर्जन्स भी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ये एक बेसिकली टीम वर्क है आपका। जी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में हमारे कितनी अवेयरनेस है लोगों को इस लेप्रोस्कोपी के ऊपर? देखें, अब अगर आप देखें तो हर बड़े छोटे हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपी की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं, और लोगों में भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ गई है। किसी ज़माने में लोग कहा करते थे कि जी नहीं, ये लेज़र वाली सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मत कराएं, इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, आप ओपन सर्जरी कराएं। अब वो दौर चला गया है ओपन सर्जरी वाला। हाँ, ओपन सर्जरी तब की जाती हैं जबकि लेप्रोस्कोपी में कोई प्रॉब्लम है, या पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि उसको मुकम्मल बेहोशी नहीं दी जा सकती कुछ कंडीशंस में, तो उसमें हम फिर जो है वो लेप्रोस्कोपी नहीं करते। इन केस अगर लेप्रोस्कोपी में कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, या वो पेशेंट जो है उसकी डिज़ीज़ ऐसी है जिसमें लेप्रोस्कोपी पॉसिबल ही नहीं, तो हाँ, हम ओपन सर्जरीज लाजमी करते हैं। जी। अच्छा, कुछ लोग तो इस तरह भी घबरा जाते हैं बहुत सारी सर्जरी से पहले कि इससे डेथ रेट हो सकता है कि चांसेस हैं या नहीं है। आप मुझे बताइए कि क्या इससे कोई डेथ रेट के चांसेस हैं या नहीं है? देखें, कोई भी आप काम करते हैं उसके साथ कॉम्प्लिकेशन रेट्स होते हैं। इवन कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह जो सर्जरी है किसी भी सूरत में अगर हो, अगर लेप्रोस्कोपिक है या ओपन सर्जरी है, तो उसमें एक सेट कह लें कि कॉम्प्लिकेशन रेट होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर पेशेंट सर्जरी में जाएगा तो उसको कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशन एनेस्थीसिया की सूरत में हो सकती है, सर्जरी की सूरत में हो सकती है, सर्जरी के दौरान हो सकती है, सर्जरी के बाद हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ वुंड इन्फेक्शंस, ठीक है, या चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप ब्रॉडली देखें तो लेप्रोस्कोपी में अगर कॉम्प्लिकेशन रेट है तो लेस देन 1% है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं। अगर आप 100 में से देखते हैं कि ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसमें शायद एक आध में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन का जो होराइज़न है वो ब्रॉड है, ठीक है, वो एक सिंपल सी कॉम्प्लिकेशन से लेकर एक मेजर कॉम्प्लिकेशंस तक भी हो सकती हैं। अच्छा, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना कि लेप्रोस्कोपी से आपके मोटापे का इलाज भी हो सकता है। तो ये क्या प्रोसीजर होता है कि मोटापा लेप्रोस्कोपी से जो है वो ट्रीटेबल है? देखें, एक पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ओबीस है, अगर आप उसको
कट लगा के सर्जरी करने की कोशिश करेंगे तो उसमें सबसे पहली बात कि उनको वूंड इन्फेक्शंस हो सकती हैं, उनमें हीलिंग थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। फिर अगर आप उसको कट को जब आप उसको बंद करते हैं, सिलाई करते हैं, तो उसमें हर्निया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर इतने ज़्यादा फैट में अगर आप ओपन सर्जरी में जा रहे हैं तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो लेप्रोस्कोपी में ये है कि आपको एक तो विज़न अच्छा मिलता है और उसमें इजी हो जाता है, पेशेंट के लिए भी इजी है और सर्जन के लिए भी इजी है। तो ये आजकल समझे कि इट्स लाइक अ गोल्ड स्टैंडर्ड कि आप जो बैरियाट्रिक सर्जरी है या वेट लॉस सर्जरी है या फॉर दैट मैटर कोई भी सर्जरी आप कर रहे हैं, उसमें लेप्रोस्कोपी में ज़्यादा फ़ायदा है पेशेंट को। उसमें सबसे पहले आप ये असेस करते हैं कि किस किस जगह पे बॉडी का ज़्यादा फैट है। इसमें आपको डिफरेंट मतलब फॉलोअप्स करने पड़ते हैं सर्जरी में जो मोटापे के लिए आप कर रहे हैं, या फिर एक ही गो में आप सारा ऑपरेट करते हैं? पहली बात ये कि लोग इस सर्जरी को जो है, जो मोटापे की सर्जरी है, जो बैरियाट्रिक सर्जरी, इसको लाइपोसक्शन से कंफ्यूज करते हैं। जी। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये लाइपोसक्शन में आप बॉडी का जो फैट है उसको उसकी सक्शन करते हैं, उसको कम करते हैं। वो हर बॉडी के पार्ट की डिफरेंट करनी पड़ती है, ठीक है। ये एक टोटली डिफरेंट ऑपरेशन है, ठीक है। ये आप जाके स्टमक के साइज़ को छोटा करते हैं या इंटेस्टाइन को बाईपास करते हैं। इट्स अ वन टाइम प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद इसके जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आप देखते हो, वो फिर पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपनी डाइट को और एक्सरसाइज प्लान्स को और वो सारी चीज़ों को लेके चलता है। तो यूजुअली यही देखा गया है कि सर्जरी जो है वो एक ही दफ़ा करनी पड़ती है, लेकिन अगर एक पेशेंट जो है वो अपनी डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर रहा और वो सीरियस नहीं है अपनी सेहत को लेकर, तो वेट रीगेन हो सकता है, तो फिर बार बार सर्जरीज करनी पड़ सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो लेप्रोस्कोपी है, इसमें आप जब आपके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन की सर्जरीज कराने के लिए लोग आ रहे होते हैं, या फिर एक मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्जरी प्रोसीजर है? देखें, जो सर्जरीज़ हैं, आप जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, मैंने जैसे जिक्र भी किया है कि अपेंडिक्स के लिए किया जाता है, गॉल ब्लैडर के लिए बहुत कॉमनली होता है, स्टमक के ऑपरेशंस के लिए, आप जो भी ऑर्गन्स बॉडी के अंदर हैं उन सब की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है और इट इज़ वेरी सेफ़। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि समटाइम्स डायग्नोसिस हेल्पफुल नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में आप किस तरह से मरीज़ को असेस करते हैं और किस तरह से लेप्रोस्कोपी के प्रोसीजर की तरफ जाते हैं? देखें, ये तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। कई बार होता है, इसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक डिलेमा, ठीक है, कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्लिनिकली भी असेस कर रहे हैं, लेकिन किसी डायग्नोसिस पे नहीं पहुंचते। तो वहाँ पे बात आती है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि जब आप सारी चीज़ें कर चुके हैं तो आप क्या करते हैं कि आप पेशेंट को उससे कंसेंट लेते हैं। कंसेंट लेने का मतलब ये कि आप उनको बताते हैं जी कि हमने आपकी ये इन्वेस्टिगेशन की, उस पर कुछ खातिर खा डायग्नोसिस नहीं बन रहा, तो आखिरी हल हमारे पास ये है कि हम पेट में कैमरा डालकर देखें ताकि हमें पता चले कि कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। उसमें हम ये करते हैं कि टोटली प्रोसीजर वही है, मुकम्मल बेहोशी, जनरल एनेस्थीसिया के बाद हम वो कैमरा अंदर डालकर देखते हैं और जितने भी ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर ये होता है कि जिस तरह ख़वातीन हैं उनमें ओवेरियन सिस्ट होती हैं या अपेंडिक्स होती हैं, तो उसमें नहीं, कई बार अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है कि जी ये अपेंडिक्स का मसला है या ओवेरियन सिस्ट का मसला है। तो उसमें फिर हम जब कैमरा डालते हैं तो हम सारे ऑर्गन्स को पूरे पेट को अंदर से देख लेते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाता है और देन उसका ट्रीटमेंट यानी जो ऑपरेशन एडवाइज्ड है वो भी हो जाता है। अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन है, अपेंडिसाइटिस है, तो अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है, और अगर कोई सिस्ट का मसला है तो हम उस सिस्ट को भी ट्रीट कर देते हैं लेप्रोस्कोपी। अच्छा, इस प्रोसीजर के कितने अरसे के बाद मरीज़ जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आना शुरू कर देता है, लाइक चलना फिरने में एहतियात, खाना पीना, ये सब मुझे बताइएगा। ये जैसे ही सर्जरी ख़त्म होती है, मुकम्मल बेहोशी से बंदा होश में आ जाता है, तो उसके तकरीबन 4 घंटे के बाद हम लिक्विड डाइट शुरू कर देते हैं। जो रेगुलर ऑपरेशंस हैं, जो छोटे ऑपरेशंस हैं, उनमें लिक्विड डाइट 4 घंटे बाद शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है उसको सॉफ्ट डाइट और अर्ली मॉर्निंग जो है हम
प्रॉपर ब्रेकफास्ट देते हैं पेशेंट को। तो और जहाँ तक चलने फिरने की बात हुई तो ये ऑपरेशन किया इसीलिए जाता है लेप्रोस्कोपी का कि आपकी जो मोबिलिटी है वो अर्ली हो। तो एज सून एज पेशेंट होश में आता है तो ही और शी इज़ अलाउड कि वो चल फिर सके अपने जो है वो उसमें कोई ममानियत नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आफ्टर सर्जरी पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं? देखिए, अगर तो सर्जरी बिल्कुल ठीक ठाक गई है तो उसमें मोस्टली जो है वो कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करती। पेन की प्रॉब्लम है, ज़ाहिर सी बात है, वो किसी भी ऑपरेशन के साथ होती है तो उसके लिए हम पेन किलर्स देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक ऑपरेशन से पहले दी जाती हैं और 2 डोज ऑपरेशन के बाद लगाई जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो ज़ाहिर सी बात है वो अगर अर्ली में है तो अर्ली में पेन है सबसे बड़ी बात। उसके बाद एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है उसमें। इसके अलावा लेटर ऑन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो जो हमने लेप्रोस्कोपी के लिए जो सुराख बनाए तो उनमें बहुत कम चांसेस हैं कि उसमें हर्निया डेवलप हो सकता है। तो लेप्रोस्कोपी इज़ सेफ़ इन सेफ हैंड्स। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो है वो फैब्रिक स्टिचेस होते हैं उनको आउट करना पड़ता है या खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है सर्जन टू सर्जन, वेरी करता है वो क्या चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ लोग सिंपल स्टिचेस यूज़ करते हैं, कुछ जगहों पर स्टेपल्स यूज़ होते हैं जो कि स्किन को स्टेपल करने के लिए डिवाइसेस होती हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ग्लूज़ होती हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये पेशेंट की अपनी प्रायोरिटीज़ भी हो सकती हैं और सर्जन की अपनी जो है लाइकिंग डिसलाइकिंग पे भी डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, अब मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि लेप्रोस्कोपी के जो पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? कोई भी सर्जरी अगर आप कर रहे हैं, चाहे वो ओपन है या लेप्रोस्कोपिक है, उसके साथ कुछ रिस्क होते हैं। जैसे कि इसको मैं अब थोड़ा सा आपको ब्रॉडली बताता हूँ कि लेप्रोस्कोपी में होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्सेस करनी होती है। ठीक है, एक्सेस करने के लिए हमें पेशेंट के पेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरना पड़ता है। ठीक है, वो एक ख़ास मिकदार में एक ख़ास प्रेशर पे दी जाती है जिसकी वजह से हमें अंदर देखने में आसानी होती है। ठीक है, वो उस प्रोसीजर के दौरान जो वो हम वायरस नीडल एक होती है जिससे हम गैस डालते हैं, उससे जो इंटेस्टाइन है वो पंक्चर हो सकती है। इसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है और एक एक्सेस प्रेशर की वजह से दिल की धड़कन ख़राब हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी मॉनिटर हो रही हैं। जब भी हम ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो हमारे सामने मॉनिटर्स होते हैं, उस पर सारी रीडिंग्स आ रही होती हैं। तो जैसे ही वो गड़बड़ होती है तो हमें पता चल जाता है, तो हम उसको देर एंड देन उसकी रेमेडी कर लेते हैं। या तो हम उस गैस को पेट से एम्प्टी कर लेते हैं और या हमारे जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं वो हेल्प आउट करते हैं, कुछ मेडिकेशंस दे देते हैं, तो उसको हम देर एंड देन वो सारा चीज़ कर लेते हैं। इसके अलावा जब आप एक्सेस कर रहे हो, जब आपने कुछ जो एक्सेस के लिए पोर्ट्स होते हैं, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जिसके थ्रू हम अपने वर्किंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जिससे हम ऑपरेशन में हमें मदद मिलती है वो डालते हैं, उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें, लेकिन मैंने जैसे जिक्र किया है कि लेस देन 1% चांसेस है। लेप्रोस्कोपी आप तब करते हो जब यू आर परफेक्टली ट्रेंड। ठीक है, ट्रेन होने के बाद आप कर रहे हो तो, लेकिन कॉम्प्लिकेशन किसी भी सूरत में हो सकती है और अवॉइडेबल भी हैं। हमारे यहाँ कितना ट्रेंड है लेप्रोस्कोपी का? मतलब ये वेस्ट में ज़्यादा ट्रेंड है या पाकिस्तान में भी अब इसका ट्रेंड है? पाकिस्तान में आप ये समझ लें कि तकरीबन अर्ली 90s से ये सर्जरीज़ हो रही हैं और अब उनकी जो नंबर ऑफ़ सर्जरीज़ है वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो नए नए लोग हैं वो बेसिकली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ही ट्रेन हो रहे हैं। और अब आप ये देख लें कि अगर आप दिन में देखते हैं किसी जगह पे सर्जरीज़ हो रही हैं तो उसमें ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 85 to 90% सर्जरीज़ जो हैं वो लेप्रोस्कोपिक हो रही हैं। और अगर आप गॉल ब्लैडर की सर्जरी की बात करते हैं तो उसमें तो आप वर्ल्ड ओवर इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड कि आपने ये गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी ही लेप्रोस्कोपिक है, अनलेस एंड अनटिल कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है या पेशेंट की तरफ से या उस प्रोसीजर के दौरान आप को कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं, अदरवाइज़ यू गो फॉर अ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। डू यू थिंक कि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर है और इसी की तरफ हमें जाना चाहिए अपार्ट फ्रॉम
कि जो ओपन सर्जरीज हो रही थी पहले उनको छोड़ के हमें अब इसकी तरफ जाना चाहिए? देखें, हर फील्ड में एडवांसमेंट आती है, ठीक है। जब लेप्रोस्कोपी शुरू हुई थी तो हमारे जो कैमरा सिस्टम्स थे वो भी अर्ली फेज़ वाले थे। अब यह है कि हम फुल HD सिस्टम्स पे आ गए हैं। इतना क्रिस्प क्लियर नज़र आता है कि वो आपको ओपन सर्जरी में भी नज़र नहीं आता। तो इसके एडवांटेजेस पेशेंट को बहुत हैं। जो आपकी कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाता है, आपकी जो सर्जरी के बाद जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पेन है वो कम हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो चलना फिरना भी आसान हो जाता है। आप अपनी लाइफ में जल्दी से जाके फिट इन हो जाते हैं। आप अपने काम या जॉब सारी चीज़ें जल्दी से आप उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब दिस इज़ अ वेरी एडवांस एंड बेस्ट प्रोसीजर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह बड़ी एक हेल्पफुल सी डिस्कशन थी आज भी हमारी। हमारे नाजरीन को बड़ा फ़ायदा पहुंचा होगा इस डिस्कशन से। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी मज़ीद नए टॉपिक और नए मौजू पे आपसे बात करें तो आप हमें अपना फ़ीडबैक दीजिए, अपने मैसेजेस कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन्स पे चल रहा होगा, ईमेल ID भी स्क्रीन्स पे चल रहे होंगे। आप हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। खुश रहें, सेहत ज़िंदगी है, और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।